Good evening, students. Hope you all are fine. Today we are going to study chapter first of class 9th Democratic Politics, and the name of chapter is Democracy in the Contemporary World. So in this chapter we are going to study about two countries, that is Chile and Poland. So let us start. From here we are starting. This point I will explain you later. Salvador Allende was the founder leader of the Socialist Party of the Chile who won the presidential election in 1970. सेलेवेडर वो व्यक्ति थे जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को बनाया था चिली में, और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1970 में वो वहाँ जीते थे. आफ्टर बीइंग प्रेसिडेंट बनने के बाद ही अडोप्ट सेवरल पॉलिसीज टू हेल्प पुअर एंड अदर वर्कर्स विच इंक्लूड. उन्होंने जीतने के बाद बहुत लोगों की मदद के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, जिनमें से कुछ हैं रिफॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए उन्होंने रिफॉर्म्स लाए अपनी कंट्री के अंदर. फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर. बच्चों को फ्री में मिल्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और जिनके पास ज़मीन नहीं है उन्हें ज़मीन दी गई. अपोजिंग फॉरेन कंपनीज दैट आर टेकिंग अवे नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉपर फ्रॉम दी कंट्री. और उन कंट्रियों को उन कंपनीज़ को रोक दिया जो विदेशी कंपनीज थी और चिली देश में से कॉपर को ले जा रही थी. उन सब पे बैन लगा दिया. बट द पॉलिसीज़ वर अपोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड, द रिच एंड द चर्च एंड आल्सो बाय सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज़. पर ये जो पॉलिसी सेल्वाडोर के द्वारा बनाई गई थी, इन पॉलिसीज़ का विरोध किया गया. जो बड़े बड़े ज़मींदार या अमीर लोग थे या क्लैर्जी लोग थे चर्च के, उन सब ने इसका विरोध किया. हिज गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय द मिलिट्री ऑन 11 सितंबर 1973 में. मिलिट्री ने इनकी सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया. मिलिट्री कूप ऑफ 1973 में वहाँ जो मिलिट्री का शासन आया था वो पढ़ने जा रहे हैं हम. ऑन द मॉर्निंग ऑफ 11 सितंबर 1973 द मिलिट्री टुक ओवर द सी पोर्ट एंड अरेस्टेड डिफेंस मिनिस्टर व्हेन ही अराइव्ड एट हिज ऑफिस. 1973 की 11 सितंबर को मिलिट्री ने वहाँ के बंदरगाह सी पोर्ट को कब्जे में ले लिया और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे सेल्वाडोर के, उन पे को अरेस्ट कर लिया जब वो अपने ऑफिस में आ रहे थे. The military commander asked President Allende to resign but he refused to resign or leave the country. जो मिलिट्री का कमांडर था उसने प्रेसिडेंट एलेंडे को कहा कि भाई तुम अपने पद से रिज़ाइन दो वरना देश भी छोड़ के जाओ, पर उन्होंने मना कर दिया था सेल्वाडोर ने कि मैं ऐसा नहीं करूँगा. Then the military surrounded the president house and started bombing it. President Allende died in the military attack. फिर जब उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद मिलिट्री ने उनके घर का घेराव कर लिया और उनके घर पे बमबारी शुरू कर दी, जिसके कारण प्रेसिडेंट एलेंडे की उस अटैक में मौत हो गई. यहाँ से पढ़िए. द मिलिट्री कूप वाज लीड बाय जनरल अगस्टे पिनोशेट एन आर्मी जनरल. जो मिलिट्री की कूप थी उसको कौन लीड कर रहा था? जनरल अगस्टे पिनोशेट, जो एक आर्मी जनरल थे. द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वाज अनहैप्पी विद द एलेंडेज. गवर्नमेंट ऑफ जो अमेरिका की सरकार थी, अमेरिका में 50 राज्य हैं, हर राज्य के अलग सरकार होती है और केंद्र की सरकार अलग है. जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसको जो प्रेसिडेंट एलेंडे जो सोशलिस्ट पॉलिसियाँ अपना रहे थे वो पसंद नहीं आई, क्योंकि वो फॉरेन कंपनीज़ को अपने देश में इंटरवीन करने नहीं दे रहे थे और उनका शासन अमेरिकन गवर्नमेंट को पसंद नहीं था. इसलिए एंड इज़ नॉन हैव टू सपोर्टेड एंड फंडेड एक्टिविटीज़ दैट लीड टू द कूप. इसलिए उन्होंने मिलिट्री को पैसा दिया और उन्हें सपोर्ट दिया और प्रेसिडेंट एलेंडे की सरकार को गिरा दिया और उनको भी मरवा दिया. पिनोशेट बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड रूल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 17 ईयर. जो जनरल पिनोशेट थे वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने और अगले 17 साल तक उन्होंने वहाँ पे शासन किया. फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाज एस्टैब्लिश्ड इन चिली. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी वहाँ पे एलेंडे की, पर उसको मिलिट्री ने गिरा के वहाँ पे डिक्टेटरशिप, तानाशाही आ गई थी मिलिट्री की. ठीक है. पिनोशेट गवर्नमेंट टॉर्चर्ड एंड किल्ड सेवरल ऑफ दोज हु वांटेड डेमोक्रेसी टू बी रिस्टोर्ड. पिनोशेट की गवर्नमेंट ने उस लोगों को टॉर्चर किया और उनको मरवाया जो लोग उनके विरोध में थे या डेमोक्रेटिक सिस्टम देश के अंदर दोबारा चाहते थे. रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी. Pinchot held a referendum in 1988 as he felt confident that in his referendum the people would say yes to his continuing इन पावर. उसने एक रेफरेंडम निकाला कि लोगों से पूछते हैं, लोगों से हाँ भरवाते हैं कि वो उनके फेवर में है, उसकी सरकार को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं.
बट द पीपल ऑफ चिली से नो, पर जो चिली के लोग थे उसने उनको मना कर दिया था कि हमें तुम नहीं चाहिए, तुम जनता पे अपनी ज़बरदस्ती चीज़ें थोपते हो, उनको मरवाते हो, जेल में डालते हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो इसीलिए चिली की जनता ने उसको उससे हटवा दिया पद से। नो टू द पिनशॉट एंड हिज मिलिट्री डिक्टेटरशिप एंड, इसीलिए उसकी मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ ख़त्म हो गई। पॉलिटिकल फ्रीडम इन चिली रिस्टोर्ड, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ से प्रेसिडेंट एलेंडे का चला गया था वो दोबारा से आया। स्लोली द आर्मी रोल इन द कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बीन एलिमिनेटेड, जब जनता ने वहाँ की पिनशॉट की डिक्टेटरशिप को मना कर दिया तो वहाँ से आर्मी का रूल धीरे धीरे कम होता चला गया। द इलेक्टेड गवर्नमेंट दैट कम टू द पावर ऑर्डर इंक्वायरीज, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट वहाँ चुन के आई उसने इंक्वायरी कमीशंस बिठाए, दैट शोड दैट हिज गवर्नमेंट वाज नॉट ओनली वेरी ब्रूटल बट आल्सो वेरी करप्ट, जिसमें ये पाया गया कि पिनशॉट की गवर्नमेंट बहुत ही क्रूर थी और साथ ही साथ एक नंबर की वो करप्ट भी थी। इन जनवरी 2006 मिशेल बैचलेट, ये मिशेल बैचलेट एक जनरल थे सेल्वाडोर के टाइम में आर्मी में, उनकी बेटी थी। जब उन्होंने पिनशॉट के साथ मिलने से मना कर दिया तो उन्हें जेल में डलवा दिया था, तो उनकी डॉटर हैं ये, जो देश की फिर बाद में प्रेसिडेंट बनी। ठीक है। इन जनवरी 2006 मिशेल बैचलेट डॉटर्स ऑफ जनरल अल्बर्टो बैचलेट, अल्बर्टो बैचलेट था उन जनरल का नाम, वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ चिली की वो क्या चुनी गई, राष्ट्रपति चुनी गई। इसका एनसीईआरटी की बुक में एक फ़ोटो भी है जहाँ पे ये पब्लिक को इंटरव्यू वो कर रही हैं, स्पीच दे रही हैं, कैंपेन कर रही हैं। इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शी डिफीटेड वन ऑफ द चिलीज रिचेस्ट मैन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे उसमें इन्होंने, मिशेल ने चिली के सबसे बड़े अमीर आदमी को इलेक्शन में हराया था। ये था चिली का जो अपने हम तक पढ़ा कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम था, फिर वहाँ से कैसे मिलिट्री सिस्टम आया, फिर मिलिट्री सिस्टम हटा के कैसे लोगों ने दोबारा से डेमोक्रेटिक सिस्टम वहाँ पे स्थापित हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेसी पोलैंड की। इन 1980s पोलैंड वाज रूल्ड बाय द पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। 1980 में पोलैंड किसके द्वारा शासन किया जाता था, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, जो कि एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्योंकि ये रशिया के साथ जुड़ा हुआ है पोलैंड, तो इसलिए रशिया में भी उस टाइम कम्युनिस्ट सिस्टम था। इन द कंट्री नो अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अलाउड टू फंक्शन, उस पोलैंड में किसी और पार्टी को अधिकार नहीं था कि वो इलेक्शन में खड़े हो सकें या इलेक्शन लड़ सकें। द पीपल कुड नॉट फ्रीली चूज़ द गवर्नमेंट, लोगों को आज़ादी नहीं थी कि वो अपनी सरकार स्वयं चुन सकें और नेताओं को। एंड दोज हु स्पोक्स अगेंस्ट द लीडर, और जो लीडर्स के या सरकार के खिलाफ बोलते थे उनको जेल में डाल दिया जाता था। द गवर्नमेंट इन पोलैंड वाज सपोर्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर के द्वारा पोलैंड की सरकार या ये जो यूनाइटेड वर्कर पार्टी थी इसको सपोर्ट किया जाता था। अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट, जो कि यूएसएसआर, अब तो रशिया टूट गया है क्योंकि उस टाइम यूएसएसआर के हाथ में, यूएसएसआर में बहुत सारे देश थे जो अब टूट के उससे अलग हो चुके हैं, इसलिए उस टाइम उसको यूएसएसआर बोला जाता था। अ वास्ट एंड पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट, उस टाइम का बहुत पावरफुल कम्युनिस्ट स्टेट था। स्ट्राइक ऑफ लेनिन शिपयार्ड वर्कर्स, अब जब ये सब वहाँ होने लगा तो लोगों में विरोध शुरू हुआ, तो सबसे पहला ये स्ट्राइक धरना दी गई ऑफ लेनिन शिपयार्ड वर्कर, लेनिन एक वहाँ पे बंदरगाह था, शिपयार्ड पोर्ट था, वहाँ के वर्कर्स ने। ऑन 14 अगस्त 1980 द वर्कर ऑफ लेनिन शिपयार्ड आउन्ड बाय गवर्नमेंट इन द सिटी ऑफ जीडनेसेक वेंट ऑन स्ट्राइक, ये पोर्ट शिपयार्ड गवर्नमेंट के अधीन में था, इसके वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए 14 अगस्त 1980 को। द स्ट्राइक बिगेन विद द डिमांड टू टेक बैक अ क्रेन ऑपरेटर अ वुमेन वर्कर हु वाज अनजस्टली डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, ये स्ट्राइक इसलिए की गई थी क्योंकि एक क्रेन ऑपरेटर थी वुमेन, उसको उसके मतलब सर्विसेज से हटा दिया गया था अनजस्टली, उसने कुछ गलत भी नहीं किया था फिर भी उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। द स्ट्राइक वाज इलीगल बिकॉज ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट ऑफ द रूलिंग पार्टी वर नॉट अलाउड इन द पोलैंड, इस स्ट्राइक को, इस धरना को इलीगल बताया गया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इस पार्टी का शासन था और इस पार्टी ने किसी और को वहाँ पे फंक्शन करने नहीं दिया था। ठीक है। लैश वेल्सा अ फॉर्मर इलेक्ट्रिशियन, ये बिजली वाले थे, ऑफ द शिपयार्ड पे ही काम करते थे, वो वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस, जिनको सर्विस से निकाल दिया गया था 1976 में, क्योंकि इन्होंने किसकी डिमांड करी थी कि मेरे को तनख्वाह ज़्यादा दो, इस वजह से इन्होंने फिर क्या किया, स्ट्राइक को ज्वाइन किया। द स्ट्राइक बिगेन टू स्प्रेड अक्रॉस द होल सिटी, और ये स्ट्राइक फिर जो ये धरना थी पूरी सिटी में फैलने लगी। एंड दे स्टार्टेड रेजिंग
लार्जर डिमांड्स, और फिर वो और ज़्यादा डिमांड्स करने लगे। दे वांटेड द राइट टू फॉर्म इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन, वो चाहते थे कि देश के अंदर इतनी आज़ादी मिले कि हम ट्रेड यूनियंस अपनी बना सकें। भारत में तो ये आज़ादी दी गई है आर्टिकल 19 के अंदर, जो 6 फ्रीडम है उसमें से एक फ्रीडम क्या है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशंस, ये हमारे भारत के अंदर दी गई है आज़ादी आर्टिकल 19 में। दे आल्सो डिमांडेड द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर एंड एंड टू द सेंसरशिप ऑन प्रेस, वो चाहते थे कि जो जेल के अंदर राजनीतिक कैदी जो बनाए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए, और जो मीडिया के ऊपर सेंसरशिप है उसको भी क्या कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। फाइनली द गवर्नमेंट हैड टू गिव इन एंड द वर्कर्स लेड बाय वालसिया साइन 21 पॉइंट एग्रीमेंट साइन हुआ, जो वालसा के फॉलोवर्स थे और सरकार के बीच में, विद द गवर्नमेंट दैट एंडेड देयर स्ट्राइक, जिससे उनकी स्ट्राइक क्या हुई, ख़त्म हो गई। द गवर्नमेंट एग्री टू रिकॉग्नाइज द वर्कर्स, गवर्नमेंट ने एग्री किया वर्कर को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनाने के लिए, और उनको अधिकार भी दिया कि आप धरना भी कर सकते हैं। आफ्टर द जीनेस एग्रीमेंट वाज साइन अ न्यू ट्रेड यूनियन कॉल्ड सॉलिडेरिटी, ये ट्रेड यूनियन नई बनी वहाँ पे जब वहाँ की सरकार ने परमिशन दे दी, इसका नाम रखा गया क्या, सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिनोसस इन पोलिश में इसको सॉलिडेरिनोस बोला जाता है, वाज फॉर्म। इट वाज द फर्स्ट टाइम एन इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन वाज फॉर्म इन एनी ऑफ द कम्युनिस्ट स्टेट, ये पहली बार था कि एक कम्युनिस्ट स्टेट में कोई इंडिपेंडेंट आज़ाद ट्रेड यूनियन बनी। Revelations of widespread corruption and mismanagement of the government made wars of the rulers for the rulers, और जो गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट था या करप्शन था उसने सरकार के विरोध में लोगों को और आगे खड़ा कर दिया था, विरोध होने शुरू हो गए, जनता जागरूक हो गई कि अब तो ये सरकार हमें लूट खा रही है, सब कुछ कर रही है बुरे काम। द गवर्नमेंट लीड बाय जनरल जारूसलेकी, जो गवर्नमेंट चलाई जा रही थी वो जनरल जारूसलेकी के द्वारा चलाई जा रही थी। ग्रू एंग्जिशियस एंड इम्पोज्ड मार्शल लॉ इन दिसंबर 1981 में उन्होंने मिलिट्री का शासन देश भर में लगा दिया। थाउजेंड्स ऑफ सॉलिडेरिटी मेंबर वट पुट इन प्रिजन, जो ये इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन बनी थी इसके थाउजेंड्स ऑफ प्रिजनर्स को उन्होंने, थाउजेंड्स ऑफ मेंबर को उन्होंने जेल में कैदी बना लिया था। फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड एक्सप्रेस ओपिनियन वर वंस अगेन टेकन अवे, और जो ये बोलने की स्वतंत्रता या अपनी फ्रीडम एक्सप्रेशन करने की स्वतंत्रता थी ये उनसे दोबारा वापस ले ली गई। अब जब ये सब हुआ तो वहाँ पे डेमोक्रेसी दोबारा आई कैसे, अब हम वो देखते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन 1988 सॉलिडेरिटी अगेन ऑर्गेनाइज्ड द स्ट्राइक्स, 1988 में दोबारा सॉलिडेरिटी ने वहाँ धरनाएं शुरू की। दिस टाइम द पोलिश गवर्नमेंट वाज वीकर, इस बार पोलिश गवर्नमेंट बहुत कमज़ोर थी। टू वीकर द सपोर्ट ऑफ फ्रॉम सोवियत यूनियन अनसर्टेन एंड इकोनॉमी वाज इन डिक्लाइन, और देश की अर्थव्यवस्था भी घटती जा रही थी और सोवियत यूनियन ने भी उसे समर्थन देना या ना देना ऐसी ही बात हो रही थी। In April 1989, another round of negotiation with Walsa resulted in an agreement for free election. 1989 में एक और एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के और उसके बीच में वालसा के, जिसमें फ्री इलेक्शन की बात गई। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वो होते हैं जहाँ पे हर कोई खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ सकता है, किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है और इलेक्शन में किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं होगी। Solidarity contested at all the 100 seats of the Senate and won 99 of them. Solidarity जो पार्टी थी वो 100 सीटों पे इलेक्शन लड़ी, सारी सीटों पे, मतलब वहाँ पे 100 सीटें थी और उसमें से उसको 99 सीटें मिली। देखो कितनी बड़ी विजेता हुई। जब जनता चाहती है तो फिर सत्ता पलट आराम से वो कर सकती है। इन अक्टूबर 1990 पोलैंड हैड इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। 1990 में पोलैंड में पहले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ इन विच मोर देन वन पार्टी कुड कंटेस्ट, जिसमें एक से ज़्यादा पार्टियां इलेक्शन में खड़ी हुई थी। इंडिया के अंदर प्रेजेंटली 2598 पार्टीज इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर्ड हैं। वालसा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, वालसा को वहाँ का क्या चुना गया, पोलैंड का प्रेसिडेंट चुना गया। देखिए एक इलेक्ट्रीशियन क्या बन गया देश का। टू फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर। दो फीचर डेमोक्रेसी के होते हैं जिसमें लोगों को आज़ादी होती है। पहला, लोगों को आज़ादी होती है अपने शासक को चुनने के लिए। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर, फीचर्स क्या हैं डेमोक्रेसी के, ओनली रूलर इलेक्टेड बाय पीपल शुड रूल द नेशन। सिर्फ वो व्यक्ति जो जनता के द्वारा चुना गया है वो ही देश पे शासन करेगा और उसको चलाएगा। पीपल हैव द फ्रीडम टू एक्सप्रेस व्यू, फ्रीडम टू ऑर्गेनाइज एंड फ्रीडम टू प्रोटेस्ट। लोगों को इन तीनों की आज़ादी होती है, भारत में ये दी गई है आर्टिकल 19 में। द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी, इवन अगर आप देखें भारत में तो आर्टिकल 20 या आर्टिकल
21 और आर्टिकल अगर आप देखेंगे 23, तीनों ही सुपर आर्टिकल हैं जो आपको एक्सप्लॉयटेशन से बचाते हैं। द चेंजिंग मैप ऑफ डेमोक्रेसी इन 1900, 1900 जब 20वीं शताब्दी शुरू हुई, देयर वर फ्यू डेमोक्रेसीज, दुनिया भर में सिर्फ कुछ डेमोक्रेसी थी, लाइक यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड। इन 1950 मैनी एशियन कंट्रीज अचीव इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनाइजेशन एंड ऑप्टेड फॉर डेमोक्रेसीज। 1950 तक बहुत से देश आज़ाद हो चुके थे। कॉलोनाइजेशन, देखिए मैं आपको बता दूं कॉलोनाइजेशन क्या होता है। जब एक देश किसी और के द्वारा शासन किया जाता है, जैसे इंडिया किसकी कॉलोनी थी, ब्रिटेन की कॉलोनी थी, वहाँ पे जो देश रूल्ड किया जा रहा है उसकी सॉवरेनिटी किसके हाथ में होती है, उस देश के द्वारा जो रूल कर रहा है। ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ईटीसी, म्यांमार देश जैसे आज़ाद 1950 तक हो गए थे। इन 1975 मोर कंट्रीज ऑप्टेड डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, 1975 तक और देशों ने भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को अपनाया। हाउएवर इन मैनी कंट्रीज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय डिक्टेटर्स, पर बहुत से देशों में ये जो डेमोक्रेटिक सरकार थी ये डिक्टेटर्स के द्वारा ओवरथ्रोन कर दी गई। बाई 2000 मोर देन हाफ ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फॉलोड डेमोक्रेसी। 2000 जब 21वीं सदी शुरू हुई तब तक के आधे से ज़्यादा देशों में डेमोक्रेसी आ गई थी। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर भी 1993 में टूट चुका था, एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज पेव्ड द वे फॉर डेमोक्रेसी। जब दूसरे डेमोक्रेटिक देशों ने एक दूसरे का समर्थन किया तो डेमोक्रेसी और ज़्यादा तेज़ी से देशों के अंदर फैली। मैं आपको ये मैप पे दिखाता हूँ। देखिए ये तो है ऑरेंज वाला पोर्शन है 1950 में जहाँ डेमोक्रेसी थी पर 1900 में नहीं थी, ये सब थी। और डेमोक्रेसी जहाँ पे 1900 में तो थी पर 1950 में भी थी, ये रेड वाला पोर्शन। और ये वो डेमोक्रेटिक देश हैं 1975 में, ये सब इंडिया हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया। पर एक चीज़ देखिए, ये हमारा क्या है, चिली देश है, इसमें 1950 में डेमोक्रेटिक सिस्टम था पर 1975 में क्या दिख रहा है, नहीं। ठीक है, ये हमारा अर्जेंटीना है। और ये 2000 आते आते तक देखिए कितने सारे मुल्क दुनिया में डेमोक्रेटिक हो गए थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फेजेस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो सबसे शुरुआत में पढ़ते हैं द बिगनिंग, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दुनिया भर में डेमोक्रेसी की फैलावट कैसे हुई, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 डिड नॉट इस्टेब्लिश अ सिक्योर एंड स्टेबल डेमोक्रेसी इन फ्रांस। जो 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से फ्रांस में कोई स्टेबल डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं इस्टेब्लिश्ड हुआ था। However, it inspired many struggle for democracy all over the Europe। पर इसने एक ऐसी बीज की शुरुआत कर दी थी कि यूरोप के और देशों में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम की मांग होने लगी। थ्रू द 18th century and the 19th century, series of political event reduced the power of monarchy and feudal lords। जो पावर ऑफ मोनार्की होती है जहाँ पे एक राजा का शासन होता है, और फ्यूडियल लॉर्ड्स ये क्लर्जी वाले लोग, इन सब की या फिर एलीट क्लास, इन सब की पावर्स कम होती जा रही थी। इन 1776 द ब्रिटिश कॉलोनी इन नॉर्थ अमेरिका डिक्लेयर्ड दैमसेल्फ इंडिपेंडेंट। नॉर्थ अमेरिका ने ब्रिटिश कॉलोनी जो थी उसने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया, एंड केम टुगेदर टू फॉर्म द यूएसए। और उसने यूएसए मतलब कि वहाँ के जो अलग अलग राज्य थे वो एक साथ आए और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया गया। दे एडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने 1787 में अपना संविधान बनाया। अगर कंपटीशन में पूछा जाता है दुनिया का सबसे पुराना संविधान कहाँ का है तो अमेरिका का है, 1787। पर जो वो संविधान बना था उसमें सिर्फ वोट डालने का अधिकार या यूनिवर्सल सफरेज या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी सिर्फ कुछ लोगों को थी। द नेशन स्ट्रगलिंग फॉर डेमोक्रेसी वांटेड वोटिंग राइट ग्रांटेड यूनिवर्सली टू ऑल अडल्ट मैन और वुमेन, रिच और पुअर, वाइट और ब्लैक, कॉल्ड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल सफरेज। सबको वोट डालने का अधिकार बाद में दिया गया, पर उस टाइम इसकी मांग बहुत ज़्यादा हुई तो फिर ये बाद में दिया गया। पर आप ये देखिए जब 1787 में डेमोक्रेसी बन गया था, संविधान बन गया था, उस वक्त ये नहीं था। ठीक है ना, इस वर्ड का मतलब याद रखिएगा, यूनिवर्सल सफरेज का मतलब सबको वोट डालने का अधिकार। अर्ली डेमोक्रेसीज वर इस्टेब्लिश्ड इन, शुरू में डेमोक्रेसी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड हुई थी, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका का मतलब साउथ अमेरिका के जो स्टेट्स हैं।
एंड ऑफ कॉलोनलिज्म कैसे एंड हुआ, ख़त्म कैसे हुआ। मैनी कंट्रीज बिकम डेमोक्रेसीज इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945। देखिए पहला वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हुआ 21 अप्रैल और 1919 तक चला। दूसरा वर्ल्ड वॉर 5 अप्रैल 1939 से लेके 1945 तक, आप ये याद रखिएगा। तो जब 1945 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत से देश जो ब्रिटिश कॉलोनी थे वो आज़ाद की मांग करने लगे और इंडिपेंडेंट हो गए। हाउएवर मैनी कुड नॉट रिमेन डेमोक्रेसीज फॉर लॉन्ग, पर इनमें से डेमोक्रेटिक देश बन गए थे वो ज़्यादा लंबे समय तक डेमोक्रेटिक नहीं रह पाए। जैसे घाना, अ कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका यूज टू बी अ ब्रिटिश कॉलोनी नेम्ड गोल्ड कोस्ट। घाना जो ब्रिटिश कॉलोनी थी जिसको गोल्ड कोस्ट के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड यहीं से ही निकलता है। इट बिकम इंडिपेंडेंट इन 1957 में वो आज़ाद हुई। इट वाज अमॉन्ग द फर्स्ट कंट्रीज़ इन अफ्रीका टू गेन इंडिपेंडेंस एंड इंस्पायर्ड अदर अफ्रीकन कंट्रीज़ टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये पहली अफ्रीकन कंट्री थी जो आज़ाद हुई और इसने दूसरे देश अफ्रीकन देशों को इंस्पायर किया कि वो भी आज़ादी की मांग करें जो ब्रिटेन ने उनके ऊपर कंट्रोल कर रखा था। नक्रुमा, who was active in independent struggle of his country, become the first prime minister and then president of Ghana। नकुरमा पहले प्राइम मिनिस्टर बने घाना के और फिर बाद में वो प्रेसिडेंट भी बने। ही गोट हिमसेल्फ इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, पर उन्होंने गलती क्या करी, अपने आप को जीवन भर जब तक वो जिंदा हैं वो ही वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे। पर सून जल्द ही आफ्टर इन 1966 के बाद उनको मिलिट्री ने उठा के उनके पद से उतार दिया, उनकी सत्ता छीन ली। लाइक घाना मोस्ट कंट्रीज दैट बिकम डेमोक्रेसीज आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस हैव मिक्सड रिकॉर्ड। इसी तरह घाना की तरह बहुत से देशों का एक मिक्सड रिकॉर्ड है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, फिर डिक्टेटरशिप आया, फिर दोबारा से डेमोक्रेसी आई। पोलैंड का हमने देखा और चिली का हमने देखा। रिसेंट फेजेज, हाल फिलहाल में जो डेमोक्रेसी में चेंजेस आए हैं। आफ्टर 1980s डेमोक्रेसी स्टार्टेड स्प्रेडिंग मोर क्विकली। 1980 के बाद डेमोक्रेसी और ज़्यादा तेज़ी से फैली। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991 एक्सेलरेटेड देयर दिस प्रोसेस। और जो 1991 में, मैंने पीछे 93 बोला था, सॉरी फॉर दैट, 1991 में जब रशिया टूटा, सोवियत यूनियन विखंडित हुई, तो उस टाइम क्या हुआ, ये डेमोक्रेसी का सिस्टम और ज़्यादा तेज़ी से फैला। द सोवियत यूनियन कंप्राइज, सोवियत यूनियन के अंदर क्या आते थे, 15 रिपब्लिक आते थे विच इमर्ज्ड एज इंडिपेंडेंट, जो आज़ाद हो चुके थे, जो सोवियत यूनियन से अलग हो गए थे कंट्रीज, एंड मोस्ट ऑफ दैम बिकम डेमोक्रेसीज, और अधिकतर उनमें से डेमोक्रेसी बन गए थे, डेमोक्रेटिक देश। देखिए कम्युनिस्ट देश से क्या एकदम डेमोक्रेसी की ज़रूरत पड़ी, ये सोचने वाली बात है, आप लोग सोचिएगा इसका, और जो भी आपको आंसर लगे वो कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। डेमोक्रेसी वाज रिवाइव्ड इन सेवरल कंट्रीज़ ऑफ लैटिन अमेरिका में भी ये दोबारा से रिवाइव की गई। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम आर्मी रूल टू डेमोक्रेसी आई पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1990 में। हावेवर चेंजेस वर नॉट परमानेंट इन पाकिस्तान, पर जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी आई थी वो भी परमानेंट नहीं थी। 1999 में जनरल मुशर्रफ ब्रोट द आर्मी रूल बैक देयर। जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने आर्मी रूल पाकिस्तान में दोबारा से लागू कर दिया। इन नेपाल में द किंग गेव अप मैनी ऑफ हिज पावर टू बिकम अ, किंग ने अपनी बहुत सी शक्तियाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दे दी ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन सके, और किसके द्वारा गाइड किया जा सके, इलेक्टेड लीडर्स के। इन 2005 द न्यू किंग ऑफ नेपाल डिसमिस्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम दैट पीपल हैड वॉन इन द प्रीवियस डिकेड। 2005 में नेपाल के जो नए डिसमिस्ड कर दिया गया था इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और वहाँ के एंड टुक बैक पॉलिटिकल फ्रीडम, और सारी आज़ादियाँ वापस ले ली गई थी जो नेपाल के नए राजा बने थे उनके द्वारा। म्यांमार, अ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, गेन फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल इन 1948 में वो आज़ाद हुआ एंड बिकम अ डेमोक्रेसी। बट द डेमोक्रेटिक रूल एंडेड इन 1962 विद अ मिलिट्री कूप के द्वारा 1962 में वहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी लीड बाय आंग सान सू क्यू वॉन द इलेक्शन इन 1990 में वहाँ पे आंग सांग सू क्यू ने इलेक्शंस जीते। बट द मिलिट्री लीडर ऑफ म्यांमार रिफ्यूज़ टू स्टेप डाउन, पर उन्होंने मिलिट्री लीडर जो थे म्यांमार के उन्होंने अपने पद को छोड़ने से मना कर दिया। एंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज इलेक्शन रिजल्ट, ना उन्होंने इलेक्शन के रिजल्ट्स को माना। इंस्टेड द मिलिट्री पुट द इलेक्टेड प्रो डेमोक्रेटिक लीडर इंक्लूडिंग साउ क्यू कई, इन्हीं का ही नाम है साउ क्याई, अंडर हाउस अरेस्ट। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये इनके हाउस अरेस्ट कर लिया था, ये था। एनीवन कोट
पब्लिकली अराइजिंग व्यू, और जो भी जनता में पाया गया जो आवाज़ उठा रहा था उसको वहाँ पे क्या किया गया, 20 साल तक की जेल और या फिर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक की सज़ा सुनाई गई। डिस्पाइट बीइंग अंडर हाउस अरेस्ट, सो क्यों, जब इनको घर में कैद कर लिया गया उसके बावजूद भी वो कैंपेन करते रहे डेमोक्रेटिक सिस्टम को देश में लाने के लिए। हर स्ट्रगल हैज़ वॉन इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन, दुनिया भर ने उनकी सराहना की। शी हैज़ आल्सो बीन अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज़ तक उनको मिला। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, दुनिया में सबसे यंगेस्ट कौन है जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो याद रखना मलाला यूसुफ़ज़ई। उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। आप उनका नेशनल ज्योग्राफी पे एक शो बना हुआ है, उसको देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपको सीखने को मिलेगा। येट द पीपल इन म्यांमार आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन देयर कंट्री, आज भी म्यांमार के लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने के लिए। By 2005 about 140 countries were holding मल्टी पार्टी इलेक्शन हायर देन इवन व्यू। वो 2005 तक दुनिया भर में 140 देश ऐसे थे जहाँ पे मल्टी पार्टी इलेक्शंस होने लगे जो पहले नहीं थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेशनल संस्थाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, हम जानते हैं दुनिया भर में कोई एक सरकार तो है नहीं जो कानून पास कर सके और वो सभी देशों पे अप्लाई हो। बट देयर आर मैनी इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड दैट परफॉर्मिंग पार्शली द फंक्शन ऑफ सच अ गवर्नमेंट, पर दुनिया भर में ऐसी बहुत सी संस्थाएँ हैं जो इस तरह के काम कर रही हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कमांड कंट्रीज एंड सिटीज़न इन अ वे अ गवर्नमेंट, ये सिटीजन्स या कंट्री पे इस तरह तो नहीं कंट्रोल कर सकती जिस तरह सरकार करती है। बट दे डू मेक रूलर्स दैट पुट लिमिट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट कैन डू, पर वो उस पर रोक लगाती है, अगर गवर्नमेंट जो कर सकती है उस पर रोक वो लगाती है। वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ संस्थाओं के बारे में। यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना था। इट इज़ अ ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ नेशंस ऑफ द वर्ल्ड टू हेल्प कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल इक्वालिटी। द यूएन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल इज़ इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और जो यूएन सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो इसके ऑफिसर होते हैं। सेकंड है हमारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इट इज़ एन ऑर्गन, इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, याद रखिएगा। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ये सब इसके परमानेंट मेंबर हैं। इट इज़ एन ऑर्गन ऑफ द यूएन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पीस, ये किस लिए बनाई गई है, ताकि दुनिया भर में शांति बनाई रखी जा सके। एंड कैन अमॉन्ग कंट्रीज इट कैन पुट टुगेदर एन इंटरनेशनल आर्मी टेकन एक्शन अगेंस्ट दी रॉन्ग डूअर, और जो गलत करेगा उसके साथ ये मिलके काम कर सके। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है वो फ़ोटो जिसमें हमें ये दिख जाएगा। अगली संस्था है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और या फिर एंड वर्ल्ड बैंक। लेड मनी टू द गवर्नमेंट व्हेन दे नीड, ये उन देशों को पैसा देती है जिन देशों को पैसे की ज़रूरत होती है। बिफोर लैंडिंग दे आस्क द कंसर्न गवर्नमेंट टू शो ऑल इट्स अकाउंट्स, पैसा देने से पहले ये सारे उनके अकाउंट्स देखती है कि इन्होंने धोखाधड़ी तो नहीं कर रखी या फर्जी पैसा तो नहीं मांग रहे, ये सब चीज़ें। डेमोक्रेसी प्रमोशन, डेमोक्रेसी प्रमोट कैसे, कई बार डेमोक्रेसी को प्रमोट भी किया जाता है, या तो ज़बरदस्ती या फिर इंसेंटिव देके या फिर वैसे समझा बुझाकर। अब हम पहले इसमें इराक का केस पढ़ने जा रहे हैं। इराक इज़ अ कंट्री इन वेस्टर्न एशिया विच बिकम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल इन 1932 में वो ब्रिटिश शासन से आज़ाद हुई थी। 3 डिकेड्स लेटर, 30 साल बाद, देयर वाज अ सीरीज ऑफ कूप बाय मिलिट्री ऑफिसर्स ने वहाँ पे शासन किया। सिंस 1968 इट वाज रूल्ड बाय अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी के लीडर द्वारा, जिनका नाम सद्दाम हुसैन था। प्लेड अ की रोल इन 1968 कूप दैट ब्रोट इन पावर, वो 1968 में वहाँ के सत्ता में आए। द गवर्नमेंट एबॉलिश ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉ, जो सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट थी वो ट्रेडिशनल इस्लामिक लॉज को नहीं मानती थी, खंडित करती थी, और वुमेंस को उन्होंने राइट टू वोट एंड सेवरल फ्रीडम नॉट ग्रांटेड इन अदर वेस्ट एशियन कंट्रीज, जो नहीं थे वो सब उनको दिए। आफ्टर बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ इराक, के राष्ट्रपति बनने के बाद इन 1979 सद्दाम रन अ डिक्टोरियल गवर्नमेंट, तानाशाही सरकार उन्होंने वहाँ चलाई। एंड सब प्रेस्ड एनी डिसेंट और अपोजिशन टू हिज रूल। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि रिलीजन को बिल्कुल ही अलग कर दीजिए। रिलीजन में जो भी अच्छी बात एक देश को चलाने के लिए कही गई हैं या बताई गई हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, पर पूरी तरह से रिलीजियस नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया में क्या है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है, पर भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, इंडिया का कोई नहीं धर्म है। इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट। वहीं आप अगर पाकिस्तान को देखेंगे तो दैट इज़ इस्लामिक स्टेट। वो जो
जो इंटरनेशनल इस्लामिक कॉरपोरेशन है 57 मेंबर है, उसमें एक मेंबर है पाकिस्तान। पर हमारे यहाँ किसी एक धर्म को महत्वता नहीं, सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। The US and its allies like Britain alleged that Iraq pressed secret nuclear weapon। US और ब्रिटेन ने आपस में मिलके एक साथ ये मतलब इस तरह का प्लान बना लिया कि इराक में सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहा है और तबाही मचा सकता है वो, जो एक बड़ा थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए। बट वैन अ UN टीम, पर यूनाइटेड नेशन की जब टीम इराक में गई चेकिंग के लिए कि वहाँ न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है, उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला। पर आज भी अगर आप देखेंगे, स्टिल द US एंड इट्स अलाइज इन्वेडेड इराक में, वो तबाही मचा रहे हैं। USA की फोर्सेस इतनी ज़्यादा इराक में हैं, वहाँ पे एयरबेस कैंप है, उनके लोगों मर रहे हैं आतंकवाद में। ये सब चीज़ें जो हैं आप पढ़िएगा, US और इराक वॉर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इन इट एंड रिमूव सद्दाम हुसैन फ्रॉम पावर इन 2003 में उन्होंने सद्दाम हुसैन को सत्ता से उतार दिया, बेदखल कर दिया। द US इंस्टॉल्ड एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इट्स प्रेफरेंस, और USA ने वहाँ पे इंटरिम सरकार बनाई जिसे वो चाहती थी, जो उनके कहने पे काम करे। इट इज़ आर्ग्यूड दैट, ये हमेशा आर्ग्यू दिया जाता है, दैट इट वाज इम्पोर्टेंट टू एंड द डिक्टोरियल रूल एंड सेट अप अ डेमोक्रेटिक। ये एक हर बार एक वो दिया जाता है आर्गूमेंट कि भाई डिक्टोरियल तानाशाही शासन को ख़त्म करो और डेमोक्रेसी आए देश के अंदर, गवर्नमेंट इन द कंट्री। द वॉर अगेंस्ट इराक वाज नॉट ऑथराइज्ड, जो वार इराक में हुआ अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर किया। द UN सिक्योरिटी काउंसिल, कोफ़ी आनान, UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल थे कोफ़ी आनान, उन्होंने क्या कहा, US के द्वारा जो वार किया गया था वो इलीगल है। देखिए, हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि डेमोक्रेसी जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, और जिन देशों में नहीं थी वहाँ पे स्ट्रगल करके लोग डेमोक्रेसी अपने देश के अंदर लाए। मैं भी मानता हूँ कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर डेमोक्रेसी को इस तरह स्थापित किया जाए कि दूसरा देश सोवरेंटी पे सवाल उठाने लगे या सोवरेंटी पे हक जमाए हमारी, तो वो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ वो अपने हित साधने लगेगा, जैसे USA सीरिया इराक इन सब में करता है, जो कि बहुत गलत है। इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था गाइस। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी ऐसा पॉइंट लगता है जिसमें कुछ चेंजेस लाने हैं या कुछ गलत बताया गया है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में हमें नोटिफाई कीजिएगा, हम उसका आंसर देंगे और उसको अपनी वीडियो में भी करेक्ट करेंगे। और अगर आपका कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, वो भी आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम अपनी वीडियोज़ को और बेहतर बना सकें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ NCERT से रिलेटेड आप तक हम पहुंचाते रहें। धन्यवाद गाइस।